जी हाँ, बांकीपुर टू दतिया 3 उपचुनाव में फाइनल फैसले, 2 में आ गए, 1 में आ रहा है। 3 राज्य, 3 उपचुनाव, लेकिन सियासी संदेश पूरे देश के लिए है। गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के उपचुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। बिहार में भी काउंटिंग चल रही है, बढ़त बनाए हुए हैं लगातार प्रशांत किशोर पीके, और इन नतीजों ने राजनीतिक दलों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं, कई नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए अपना मजबूत जनाधार बरकरार रखा है। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ने जीत हासिल करके बीजेपी को करारा झटका दिया है। यह सीट भी हाई प्रोफाइल है। गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट करके यहां पर दूसरे प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा दतिया मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की है, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई सीट पर मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं रहा। तीनों प्रत्याशियों के चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, वो भी दिखाइए जरा। बल्कि प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने पूरे चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया। ये देखिए तीनों चेहरे बांकीपुर उपचुनाव के। शुरुआती रुझानों और मतगणना ने इस सीट को राष्ट्रीय राजनीति की सबसे चर्चित लड़ाई बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इन 3 उपचुनावों के नतीजे सिर्फ स्थानीय समीकरणों का असर है या फिर देश के बदलते राजनीतिक माहौल की झलक है? एक बीजेपी को झटका है क्या ये? क्या गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत उसके संगठन की ताकत का प्रमाण है कि गुजरात में बीजेपी का किला किसी के ढहाए नहीं ढह सकता है? गुजरात का ये जो मैंडेट आया है। बात करिएगा मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत सत्ता विरोधी माहौल का संकेत है क्या? डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ भी कई लोग वहां पर सवाल उठा रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन नतीजों का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्या विपक्ष को नई ऊर्जा मिलेगी? इससे एक नई ताकत मिलेगी, एक नई आशा की किरण मिलेगी, एक होप, रे ऑफ होप मिलेगा कि भाई अभी विपक्ष की छवि धूमिल नहीं हुई है, विपक्ष पर जनता का विश्वास है। अब या बीजेपी इन नतीजों को भी अपने पक्ष में सियासी नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इन नतीजों पर पूरी तरह से नजर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है वो बिहार की बांकीपुर की अर्बन सीट है। पटना के 13 विधानसभा में से सीट बांकीपुर भी पड़ती है। और बांकीपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आप 5 बार के विधायक इस सीट पर रहे हैं नितिन नवीन। राज्यसभा जाने के बाद, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी उनके, और 3 दशक से बीजेपी यहां पर अपने किले को मजबूत करते आई है, झंडा मजबूत करते आई है 1995 से। लेकिन क्या ये झंडा इस वक्त झुकने वाला है? क्या प्रशांत किशोर क्या कहते हुए किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं में जश्न, रंग, गुलाल, अबीर अभी से उड़ाए जा रहे हैं। बहुत अधिक मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं, 51,000 अभी मिले हैं उनको वोट। जरा सुनिए क्या कुछ प्रशांत किशोर कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा।
हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीतने के जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। ये बात प्रशांत किशोर ने विधानसभा के चुनाव में भी कही थी, लेकिन अब तो जादू कर दिया प्रशांत किशोर, ऐसा लगता है। और किसी को भी, जो भी हमसे इससे पहले राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि प्रशांत किशोर इतने अधिक मार्जिन से आगे निकलेंगे। और अभी से वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने आशीर्वाद दे दिया मुझे, बांकीपुर की जनता ने आशीर्वाद दे दिया। 19,419 वोटों से आगे चल रहे हैं। 27वें राउंड की गिनती हो चुकी है और खूब जश्न इस वक्त मनाए जा रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, मेहमानों से परिचय कराऊं आपको। आज हमारे साथ कोई किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं 3। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी का बहुत स्वागत करूंगा मैं। पंकज पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, पंकज पांडे जी का बहुत स्वागत। अनिल कुमार गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिल गर्ग जी का बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपके पास ही आऊंगा। सर, बिहार में तो ऐसा लग रहा है कि आज बांकीपुर में सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से निकल गया। ये 3 दशक से जो बीजेपी का किला था वो क्या हो गया, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि प्रशांत किशोर ये जादू कर जाएंगे। कैसे ये संभव हो गया, थोड़ा एनालिसिस कीजिए सर। सुनील सर, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रैलियों में जाकर के ये कहें कि हम कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे, कुत्ता जीतेगा, तो ये देखा भी है ना वहां की जनता ने कि इतना अहम तो नहीं होना चाहिए जितना अहम भारतीय जनता पार्टी के लोग पाले हुए हैं। और बहुत दिनों से देखा भी जा रहा है, कई वर्षों से, कि राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, चुनाव के समय थोपने का काम कर रहा है। तो जनता से जुड़े लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके पार्टी को कहां तक पहुंचाया, पार्टी के लिए हर समय खड़े रहे। उनको कई चुनावों में टिकट नहीं दी गई। मध्य प्रदेश का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, नरोत्तम मिश्रा जी का, किसी को भी आप टिकट दे देंगे और ये अंदाजा लगाएंगे कि कार्यकर्ता आपके लिए खड़ा हो जाएगा, यह पॉसिबल नहीं है। और तमाम आयोग में आप देखेंगे, अभी भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल जानी चाहिए। तमाम आयोग ऐसे हैं जहां अभी भी IAS की नियुक्तियां हैं, आम कार्यकर्ता की नियुक्तियां नहीं है। और इस बात की चर्चा होती है तो भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि मोदी के नाम से वोट मिलता है। किस नेता की औकात है उसके हिसाब से वोट में मिलता हो भारतीय जनता पार्टी को? वो किसी क्षेत्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अभी नेता को मानने की तैयार नहीं हो। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बड़ा सहज स्वीकार करते हैं कि हमारी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर वोट, हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, कोई भी वो पार्टी का प्रत्याशी को जीतेगा। ये दौर मुझे लगता है कि बिहार और मध्य प्रदेश की सीट पर वहां की जनता ने दिखा दिया है।
अब आपका सवाल था कि सब प्रभाव यानी क्या कि आप ये कह रहे हैं सर कि अब मोदी मैजिक वो नहीं रहा जो पहले था। नहीं, मोदी मैजिक की कमी नहीं है, थोपने की बात कर रहा हूँ। आप प्रत्याशी वहां चुन रहे हैं और तमाम लोगों को आप ये दिखाते हैं कि साहब सर्वे होगा, फिर वहां की जिला कमेटी एक नाम पैनल भेजेगी, फिर प्रदेश की कमेटी एक पैनल भेजेगी, प्रदेश की कमेटी डिस्कशन करेगी, फिर तब के बाद लास्ट में जाकर के फाइनल होगा। वो सब चीजें नहीं दिख रही हैं। 40-50% सीटें आप सीधे थोप रहे हैं। कौन से जिले से आपने जिले की कमेटी ने इनका नाम भेजा, बिहार से या मध्य प्रदेश से? और कौन प्रदेश की टीम ने इनका निर्णय किया कि इनको टिकट दी जाएगी? लोकसभा का चुनाव तो था नहीं कि ठीक है, लोकसभा की संसदीय समिति जो बनाई है भारतीय जनता पार्टी की वो तय करेगी। अब बिहार और प्रदेश स्तर के चुनाव में भी ये देखना पड़ता कि कम से कम राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट वितरण करेगा। और दूसरा बात सबसे महत्वपूर्ण के इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आप देखो, प्रभाव तो इसलिए नहीं पड़ेगा कभी विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव हुए, जहां बहुत विपक्ष को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने लगा। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी भी अपनी कुर्सी सीट हरवा दिए थे। पहले 2017 की हम चर्चा करेंगे तो मुख्यमंत्री की सीट भी हारी थी तो विपक्ष बड़ा खुश था। देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ खत्म हो गया और मुख्यमंत्री अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। तो ये मुझे लगता है कि यार ईमानदारी से आपके पास ये छोटे छोटे संदेश होते हैं जनता के। ठीक है सर, से बाहर मत आइए। ठीक है, ठीक अभी भी जनता को जनार्दन मानिए। ठीक है सर। और अगर इस को समझ लेती हैं पार्टियां तो ठीक है, हाँ। नहीं समझती हैं तो असर दिखाने का काम करती हैं। ठीक है, ऑलराइट। हमारे साथ आज राजनीतिक मेहमान नहीं है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारी हैं जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं पंकज पांडे जी के पास जाऊंगा। पंकज पांडे जी, जरा बताइए, ये पूरी इनसाइड स्टोरी हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि प्रशांत किशोर ये जादू बिखेर पाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 3 दशक से तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी कभी चित हुई हो, अब बांकीपुर में विशेष करके, और 5 बार से तो नितिन नवीन ही रहे, उनके पिताजी रहे हैं यहाँ से। तो ये ऐसा क्या हो गया? आप पीके ने ऐसा क्या जादू चला दिया, जरा आप भी समझा दीजिए बांकीपुर में और दतिया का भी। जी कीर्तिमान जी, देखिए जैसा कि अभी डॉक्टर बता रहे थे जी, तो मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, उपचुनाव जो भी होते हैं वो विशेष रूप से लोकल मुद्दों पर केंद्रित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जैसा कि अभी नहीं पंकज जी, इस बात में मैं थोड़ा डिफरेंस रखूंगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा लोकल मुद्दा, ये चुनाव जो था उपचुनाव, वो लोकल मुद्दों पर निर्भर नहीं था। हमने तो बस यही जनता से कहा कि आप हमें जिताइए और यहीं से सम्राट चौधरी को, जो आपराधिक छवि वाले हैं, आपराधिक छवि वाले मुख्यमंत्री को हटाने की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि एक संदेश उन्होंने कहा कि हाँ जी जी, जब मैं लोकल मुद्दे कहता हूँ तो निश्चित रूप से मैं बिहार की बात करता हूँ, मैं पूरे देश की या केंद्र की बात नहीं करता हूँ। जी, तो जहाँ पे देखिए, प्रशांत किशोर जी ने भी स्वीकार किया कि ये चुनाव से बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इस चुनाव से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक छोटे छोटे संदेश होते हैं। निश्चित रूप से वो संदेशों को टेकअप करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। अब जहां तक प्रत्याशी चयन वाली बात है, उस पर भी उन्होंने इंगित किया, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखिए, जिसमें अन्य कारण जो थे, भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक जो मिला उसके पीछे, उनमें से एक बड़ा कारण ये भी था कि प्रत्याशी के चयन में मनमानी की गई। जो लोकल बॉडीज की रिपोर्ट्स गई थी, जो आरएसएस की रिपोर्ट्स गई थी, जो सर्वे हुए थे, उनमें कम से कम 35 से 40 ऐसे प्रत्याशी थे जिनके संबंध में ये रिपोर्टें थी कि ये प्रत्याशी चुनाव हार जाएंगे और इनको टिकट न दिया जाए, इनकी जगह दूसरे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ तो इससे उलट बातें थी, ऐसे लोगों को रिपीट किया गया जो कि चुनाव हार गए। तो निश्चित रूप से देखिएगा, जब आपको सफलता लगातार मिलती रहती है
तो एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है और उसको आप अहम भी कह सकते हैं। घमंड कह सकते हैं। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ये बात होती है कि हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, किसी भी टाइप के व्यक्ति को खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत लेगा। तो यही बात आती है प्रत्याशी चयन में, जब आप मनमानी करते हैं। आप रिपोर्ट्स का एक व्यवस्था होती। नहीं, इस बात का इशारा सुनील कौशिक जी ने भी किया है। वो चीजें आगे पढ़ती भी हैं, लेकिन आप उस पर एक्ट अपन सुनील जी ने भी यही कही। जो अहम होता है, हाँ, सुनील जी ने भी यही कहा कि भाई इतना घमंड, इतना अहंकार कि भाई हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएगा। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी डीले आ रही है, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। मैं पंकज पांडे जी, मैं इसको ठीक कराता हूं। मैं अब अनिल जी के, ठीक है, मैं अब अनिल जी के पास जाऊं, आता हूं आपके पास। पंकज जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं अनिल जी से जाऊंगा और समझने की कोशिश करूंगा। अनिल जी, आप इनसाइड स्टोरी समझाइए। अनिल जी, जरा समझाइए कि बांकीपुर टू मंझलपुर ये हुआ क्या है और क्या संकेत दे रहा है, और खास करके बांकीपुर की इनसाइड स्टोरी सर समझाइए जरा। देखिए जी, किसी सियाने आदमी ने बोला है, जीतने के हैं 100 कारण और हारने के हैं 1000 बहाने। तो एनालाइज करते हुए अगर हम इसमें बहाने ढूंढेंगे तब तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात तो सही है कि अति आत्मविश्वास बीजेपी को ले। क्यों कह रहे हैं ये बात? 30 साल से हम सीट जीत रहे हैं। पहले नवीन सिन्हा जीतते थे, उसके बाद उनके निधन के बाद नितिन नवीन लगातार जीत रहे हैं। और वैसी भाषा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बात ठीक है, उनको लगता था कि ऐसी सीट है तो उसमें बीजेपी हारती ही नहीं है, तो किसी नए आदमी को भी खड़ा करके जीत जाए। इस समय केंद्र में सरकार हमारी है, बिहार में सरकार हमारी है, हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, क्योंकि ये जो सीट है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के समय है उनके द्वारा खाली हुई है, तो किसी को भी जिता ले। तो एक तो ये बड़ा कारण, बड़ा आत्मविश्वास। दूसरा था, ये तो ठीक है कि जब लड़ाई लड़ रही है प्रदेश की बात होगी, सम्राट चौधरी, क्योंकि उसके बाद सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव है, तो उनकी स्टेक की दाव पे तो था ही। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण वो बना पीके का उम्मीदवार बना। देखिए, पीके ने जब पिछली बार विधानसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ाया पार्टी को, तो उसने कहा था कि अगर मैं 125 सीट जीतता हूँ तो मेरी हार होगी। तो बड़ा आत्मविश्वास था, उसको लग रहा था कि मैंने इतना पद यात्रा किया है, लोगों को मैंने इतना जगा दिया है कि लोग अब बदलाव के लिए वोट करेंगे। और ये तो था, अगर बदलाव के लिए वोट होता उस समय तो बड़ा मास से होता, वो ऐसा नहीं होता कि 5-7 सीटों को उभर भाग्य मिलेगी। तो लेकिन उस समय बदलाव नहीं हो पाया। लोगों को लगा कि पीके चुनाव लड़वा रहे हैं, तो नहीं उनको बात समझ में आई और नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन इस बार पीके खुद चुनाव में थे, पहली बार चुनाव में थे, और पीके की ये छवि तो बनी ही हुई है कि ये सुधारवादी नेता है, लोगों में सुधार की बात करता है, जनता की बात करता है, जनता से जुड़े मुद्दों की बात करता है, मतलब एक प्रकार की छवि। तो पीके का खुद चुनाव लड़ना भी एक बड़ा फैक्टर था इसमें, जिसमें पीके का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा था। खुद जन स्वराज का चुनाव छोड़ दें तो अभी तक जितने चुनाव उन्होंने लड़वाए पार्टी को, सब में कम ज्यादा सफलता तो मिली है, इसमें तो कोई शक नहीं। बीजेपी की मदद की हो, कांग्रेस की मदद की हो, ठीक है, प्रोफेशनल की, वाईएसआर की किया हो, डीएमके की किया हो, तो सब जगह उनको सफलता मिली। तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, इमेज अच्छी थी, और सामने बीजेपी का अति आत्मविश्वास था। तो ये 2 बड़े कारण बने। लेकिन ये सबसे बड़ा सेटबैक तो होगा नितिन नवीन जी के लिए। आखिर उनकी अपनी सीट थी, 30 साल से उनकी परिवार की सीट बनी हुई थी, और खुद उन्होंने कैंडिडेट का चयन किया था, तो उनकी योग्यता में परसेंट लगेगा। उनकी सम्राट चौधरी के भी शासन प्रशासन की बात पे परसेंट लगेगा कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चुनाव, तो ये तो पक्का है। अब दतिया की बात कर रहे, अब दतिया की बात कर लेते हैं। तो दतिया की बात पे है कि तुम जी बहुत बड़े नेता रहे, कोई शक नहीं है इसमें। और एक टाइम तो मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते थे, पिछली बार अगर ना हार तो एक बड़े दावेदार रहते थे, प्रदेश के गृह मंत्री रहे, ताकतवर नेताओं में एक रहे। पिछली बार हारे, लेकिन इस बार ऐसा क्या रिपोर्ट आई भाजपा हाईकमान को, या क्या कारण थे, या मुख्यमंत्री जी की साजिश थी, या कुछ और कारण थे कि इस बार उनके टिकट काट दी? ये तो ठीक है, उन्होंने अच्छे कार्यकर्ता होने के कारण और उन्होंने अपने भविष्य को देखते हुए उन्होंने पार्टी से बगावत करने की बजाय पार्टी के निर्णय से समझौता करना उचित समझा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, कोई जरूरी तो नहीं है कि उनके कहने से सारे कार्यकर्ता उनके मान जाए। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि
उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को ठीक से मना ही लिया हो, दिखाने को छोड़ के सब कुछ मना लिया हो। और ये एक बात इसलिए और एक बात है, पिछली बार वो खुद चुनाव लड़े तो भी हार गए, तो ऐसा भी नहीं कि तुम उसकी हार भी जीत की चाबी थी, वो जिसको देंगे वो जीत जाएगा। लेकिन जनता ने तो ये बताई थी ना कि आप उसको कुछ भी अपने आप से मान के मत चलिए, अल्टीमेट जनता मालिक है। दतिया की ये जो निर्णय आया है उसमें उन्होंने बता दिया है कि विषय उनको प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में भाजपा को मिला है। इस सीट से ना तो मुख्यमंत्री बदलने वाला है ना कुछ और बदलने वाला है, तो बाकी को तो दतिया। लेकिन जनता ने ये बता दिया कि आप ये मान के चलेंगे कि भाई डिफॉल्ट आप ही जीते हुए, आपको कहेंगे वो हो जाएगा, नहीं भाई निर्णय हमने लेना है। और उन्होंने निर्णय अगर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ दिया तो मैं ये सोचता हूँ उसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। इसको खतरे की घंटी मानते हुए अभी से चेत जाना चाहिए। अगर नहीं मानेगी तो फिर हो सकता है आने वाले समय में जो अभी एक सीट का जो नुकसान है, ये नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। ठीक है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जरूर आत्ममंथन करेगी। राइट, ठीक है, आत्ममंथन करना भी चाहिए और आत्ममंथन करना बीजेपी को सीखना भी होगा। जैसा कि डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने कहा। सुनील कौशिक जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं सर। जैसा कि पंकज पांडे जी ने बताया, ये कहां अति आत्मविश्वास हो जा रहा है कि बीजेपी फेल हो जा रही है। भाई उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से हर्ष हुआ लोकसभा में स्थिति हुई, या फिर विधानसभा में कहें कि सेंटर कुछ और डिसाइड कर रहा है, प्रदेश की राजनीति कुछ और कह रही है, बीच में कहां घालमेल हो जाता है कि स्थितियां बीजेपी के विपक्ष में चली जाती, विपरीत चली जाती हैं। क्या आत्मविश्वास है सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं? नहीं, मैं आत्मविश्वास तो नहीं मानता इसको। मैं थोपने की राजनीति मानता हूँ। थोपने की राजनीति ये है कि जो उन्होंने निर्णय ले लिया वही सच है सब कुछ। पक्ष जो निर्णय होता है अब वो समझने लगते हैं कि सब कुछ सिरोधार्य करना पड़ेगा। जो अपना कह दिया वही सच है, समझना पड़ेगा ना। कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता की भी मंशा होती है। और बिहार के जो है पीके चुनाव थोड़ी जीते हैं, भाजपा को हराया गया है। और कोई एक प्रत्याशी वहां ऐसा नहीं था जिसको नहीं। तो ये भाजपा को किसने हराया? वहां की जनता ने हराया है कि पीके की स्ट्रेटेजी ने? तो वहां 5 प्रत्याशियों की सूची आप देखिए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, रेखा करके हैं कोई, उनको 14,000 रेखा गुप्ता। यदि आप बताइए कि इनको लगभग 30,000 के आसपास वोट मिलते, क्या होता? 15,000 वोट और इनको मिल जाते, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। वो समझ रहे थे इंडी गठबंधन के जिन लोगों की बैक पर्दे से बात हुई होगी या जो रणनीति रही होगी, किस तरीके की सभाएं वहां होनी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। चिराग पासवान को अंतिम समय पहुंचाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जी की एक वीडियो बना करके दिल्ली से रिलीज कर दिया गया। यहाँ एकदम वीडियो बनवाया और वीडियो बनवाने के बाद भेज दिया गया वहां क्षेत्र में। क्या ऐसी वीडियो बनाने से रविशंकर जी ने का ही एक बड़ा वक्तव्य दे दिया, जहाँ कायस्थों मीटिंग हो रही थी, कायस्थों की मीटिंग में, जाति विशेष की मीटिंग में कहा भाजपा ये है कि कुत्ते को भी खड़ा कर देगी तो जीत जाएगा। ये सब तो। और दूसरा एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी का ऐसा भी है जो खुल के आईना दिखाना नहीं चाहता। आपने देखा जब नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद किधर इशारा कर रहे हैं सर? वो बड़े नेताओं ने व्यवहार साथ कैसा किया मंच पे। किसी ने खींचे, किसी ने पीठ भी थपथपाई, किसी ने कंधे पे भी हाथ रखे। ये सब दिख रहा ऑन कैमरा। रविशंकर जी को बीच में से हटाया गया, कानून मंत्री से हटाया गया। और दूसरा एक मुख्यमंत्री जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी पसंद का नहीं ला पाई, या भाजपा की पसंद के मुख्यमंत्री हैं वो, नीतीश जी ने दिया, भाजपा ने मान लिया। ऐसा मुख्यमंत्री जहां भाजपा के तमाम नेता ऑफ कैमरा स्वीकार करते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। यानी आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी बिहार में असमंजस की स्थिति में है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है शिवसेना, यही कहना चाहते हैं? डिसीजन बिल्कुल। और आप देखिए ना, जो भी वहां इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर के बाद जो आक्रोश था वहां पे, तो कैसे बदला जाएगा भाई? सीधा सीधा मुख्यमंत्री पे आरोप थे वहां पे। और एक ऐसा नहीं छोटा मोटा 1-2 जिलों में आक्रोश रहा हो, पूरे बिहार के एक एक कोने से लोग नाराज थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं तो नतीजा आएगा।
और जो उन्होंने कहा बार बार पीके ने कि साहब ये लोकल चुनाव नहीं था, लोकल मुद्दों चुनाव नहीं। देखो राजनीतिक काटना, लोकल मुद्दों पे चुनाव नहीं था तो आप गली बनवा लेंगे क्या, आप सड़क बनवा लेंगे? आपने एक ऐसी लाइन खींच दी कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं विधायक बनने के बाद। कल आप मुझसे मत कहिएगा कि नाली बननी है, रोड बनना है। वो तो कह ही रहे हैं कि अब मैं बेंगलोर थोड़ी बना दूंगा 2-3 महीने में, वो तो दिखेगा। वही कह रहे हैं। तो उन्होंने आदेश बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मेरे से उम्मीद मत करिएगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मैंने एक लंबी लाइन खींचने का प्रयास किया कि मेरी तुलना मुख्यमंत्री लेवल पर कीजिए, वहां नेतृत्व की बात कीजिए। मैंने उस नेतृत्व को अपने का प्रयास किया है। तो करेंगे क्या जीत के करेंगे क्या प्रशांत किशोर? नहीं, जीत के करेंगे क्या, कुछ है ही नहीं उनके पास, क्या करेंगे? अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि एक रणनीति या एनडीए गठबंधन में प्रशांत की भूमिका बनती है और इस सीट के माध्यम से कोई संदेश देने का प्रयास एनडीए गठबंधन करता है तो बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि ये संदेश, यानी कि सुनील सर ये देने की कोशिश संदेश कर रहे हैं प्रशांत किशोर पीके कि भाई सम्राट चौधरी जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, बीजेपी कम से कम उन पर तो कुछ अपना एनालिसिस करके उनको इधर से उधर हटाए तभी बिहार की छवि बदलेगी। यानी कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना वो उस समय भी साध रहे थे। आपको याद होगा 2025 विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा किस तरह से मुखरता से उनके शिक्षा से लेकर के और मुख्यमंत्री को हटाना बहुत मुश्किल है। बीच में मुख्यमंत्री ठीक नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तो तभी निर्णय करना चाहिए था। कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे, लेकिन मेरा इशारा ये था कि यदि एनडीए गठबंधन प्रशांत को साथ लेकर के यदि बिहार में चुनाव की बड़ी तैयारी करते हैं 2029 की, तो मुझे लगता है कुछ पैमाने बदल सकते हैं। अभी प्रशांत ने अलग चुनाव लड़ा, यदि इनके साथ आते और बहुत सारी चीजें आप देखिए कि मैं बहुत अच्छा प्रबंधक हो सकता हूँ, लेकिन चुनाव में खुद जैसे मेरे कई मित्र हैं जिनको मैंने चुनाव लड़ाया वो जीते हैं, लेकिन मैं चुनाव लड़ जाऊं तो जरूरी नहीं है मैं जीतूंगा और मैं जीत भी नहीं सकता। ठीक है, तो अलग है। प्रशांत ने चुनाव लड़ाना, एक प्रबंधक व्यवस्था करना अलग व्यवस्था है। जनता के बीच खुद निर्णय लेना बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। वो पर्सनल छवि मायने रखती है, बहुत व्यक्तिगत छवि मायने रखती है और हर कोई चुनाव जीत भी नहीं सकता है। मैं पंकज पांडे जी के पास जाऊंगा। ठीक है सर, आ रहा हूं आपके पास सुनील सर। लेकिन पंकज पांडे जी ये बताइए, जो ये बांकीपुर की जनता जो संदेश देना चाहती है, बांकीपुर की जनता ने जो संदेश दिया है कि भाई आपका 5 दशक से हो या 6 दशक से हो, 8 दशक से हो, यहाँ पर किला मजबूत हो, ये किला धराशायी भी हो सकता है अगर आप आत्मविश्वास में, अति उत्साह में ऐसा बोल देंगे, किसी को भी खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली कोई भी आ जाए, तो ये तो समझना होगा ना, ये आत्मविश्वास इन लोग को ले डूबेगा ना किसी भी नेता को। पंकज जी, कीर्तिमान जी, मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही सर, मिल रही आवाज मिल रही है, बोलिए। आवाज मिल रही है कीर्तिमान? आ रही है। देखिए बांकीपुर की जनता को एक मैसेज तो प्रशांत किशोर जी ने दिया। वो मैसेज ये था कि जो बातें कही उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दी। जी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। ये चुनाव जो है ये गली बनाने के लिए नहीं है, ये हमारे सर आ रहा हूं आपके पास, पंकज जी आ रहा हूं आपके पास, नेटवर्क इशू हो रहा है सर, मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। अनिल जी, मैंने ऐसा पहला नेता देखा है, प्रशांत किशोर अब जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और खरा उन्होंने एक खरी लाइन खींच दी है, जैसा कि सुनील कौशिक जी ने कहा कि मैं बेंगलोर थोड़ी बना दूंगा, लेकिन 2-3 महीने में कुछ डेवलपमेंट और कुछ बदलाव जरूर बांकीपुर में देखने को मिलेगा। अब क्या चुनौती है पीके के सामने बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद? कीर्तिमान जी, पीके के सामने चुनौती नहीं है, पीके के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। पीके एमएलए, अपनी पार्टी के होते एमएलए, उन्होंने जनता के सामने यथार्थ स्थिति रख के ये बता दिया है कि बहुत ज्यादा फेमस करने को अधिकार है ही नहीं। तो ये पीके ने अपनी कमजोरी नहीं बताई। पीके ने बताया भाई जब मैं चुनाव लड़ रहा था सभी सीटों को तो आप लोगों को अधिकार नहीं दिए, इसलिए मैं कुछ कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। अब जो बदलाव दिखेगा वो क्या हो सकता है मेरे अंदाजे से लोग बता सकते। मेरा क्या कहना है, सबसे पहले पीके ये करेंगे कि वो जनता के बीच लगातार
2030 के चुनाव की तैयारियां करवाना। यानी अभी वो सारे उनके जितने उनके बयान आएंगे, जितने उनकी काम करने का तरीका होगा, वो सारे के सारे एक तरह से ट्रेलर ऑफ द 2030 चुनाव का होगा। वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से यहाँ का एमएलए आपके लिए उपलब्ध है, जब हमारी पार्टी जीतेगी तो उस पार्टी का हर एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। अभी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हमारे कार्य क्षेत्र में आएंगे उन सब अधिकारियों के पास मैं आपकी समस्या लेके जाऊंगा। सरकार कितना कोऑपरेट करती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने दूंगा तो मेरे विधानसभा से अटैच हो। जो मेरे काम विधानसभा के अंदर काम आता है, देखिए काम तो सारे विधायक के अंदर ही आएंगे, चाहे बिजली का होगा, चाहे पानी का होगा, चाहे वो सड़क के मुद्दे के होंगे, यानी ये सारे के सारे विधायक के पास ही आएंगे। लेकिन चूंकि वो अपोजिशन पार्टी के विधायक हैं, तो इसलिए हो सकता है कि उसके ऊपर बड़े प्रोजेक्ट को ना ले पाए, बड़ा बजट अपनी विधानसभा में ना खर्च पाए। इस बात को उन्होंने पहले ही अपनी पॉलिसी को, अपनी लिमिटेशन को जनता को बता दिया, ताकि जनता को ये ना लगे कि उन्होंने विधायक को चुना पीके, लेकिन वो ठगी रह गई और पीके ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया मेरी लिमिटेशन, और वो लिमिटेशन पहली बार तो बता रहे हैं। आप ये याद रखिए 2030 तक लिमिटेशन को रिपीट करते भी रहे, जनता के बीच रहेंगे, अधिकारियों को जनता की बात पहुंचते रहेंगे कम ज्यादा, और जनता को ये भरोसा दिलाते रहेंगे आपकी बात मैंने सही जगह पहुंचाई है। ये सरकार है जो मेरी बात को पूर्ण रूप से मान नहीं रही। अगर सरकार हमारी होती तो हम ये कर देते। छोटा मोटा चेंज तो आएगा, क्योंकि कुछ विधायक के कोटे में भी रहता है, कुछ फंड वैसे भी रहता है, तो उतना काम तो वो करेंगे। दूसरी बात आई हिंदी गवर्नमेंट जैसे सिलेक्टिव कैबिनेट। देखिए ये बात तो सही है, अगर कोई सामने बड़ा चेहरा करना हो तो पीके से अच्छा चेहरा नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि आरजेडी का किसी को इंडी गठबंधन का नेता बनने देगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो अगर राहुल गांधी भी चाहे इंडी गठबंधन को तो सब मानने देता है, वो उसकी बात भी आरजेडी नहीं मानेगी। आरजेडी तेजस्वी के अलावा किसी को भी अपना नेता इंडी गठबंधन का नहीं बनने देगी। जितना वो अलग बात, उसको लगेगा इस बार हार गए पूरे बदले, बिहार की बात अलग है, पिछली बार पीके ने क्या कर लेगा, अब क्या कर लेगा। तो ये लड़ाई त्रिकोणीय रहने वाली है, तो इसका फायदा हो सकता है फिर एनडीए गठबंधन को रहे तो ये चलो त्रिकोणीय लड़ाई में एक लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, एक पीके लड़ रहा है, तीसरा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत आसान है प्रशांत किशोर के लिए, लेकिन इतना पक्का है कि जनता ने उसको भरोसा दिखाया, वो इसको रोल मॉडल बनने में और रोल मॉडल बनाने में विधानसभा को कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, और अपनी लिमिटेशन जहां जहां आएंगी जनता के बीच उस लिमिटेशन को लेके भी जाएंगे। राइट, ठीक है। मैं पंकज जी के पास जाऊं। पंकज जी का नेटवर्क इशू हो रहा था, ठीक हो गया सर? पंकज जी आवाज मिल रही है सर मेरी? हाँ ठीक है, मिल रही बिल्कुल मिल रही है। अब मैं पंकज जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाउ फार विजनरी पीके इज, कितने दूरदृष्टि सोच रखते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि गठबंधन ने तय की होगी या अंतिम समय तक की होगी। जहां तक मुझे लगता है कि प्रशांत जी को बढ़त मिल रही है तो प्रशांत जी को ही कैसे जिताया जाए, क्योंकि उनको यदि वो रेखा गुप्ता जीत जाती तो कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला तो था नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर जी चुनाव जीतते हैं इसका प्रभाव पड़ेगा भी। हाँ, लेकिन चुनाव में तो ये भी देखिए ना सर, जब चुनाव हो रहा था परिस्थितियां तब की अलग थी। उस समय पीके से पूछा गया क्या आप, अगर ऐसी स्थिति होती है कि आप सरकार बनाने की भूमिका में हो, किंग मेकर की भूमिका में हो, तो किससे अलाइन करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम या तो शीर्ष पर होंगे या तो फर्श पर होंगे, ऐसी स्थिति होने ही वाली नहीं है और किसी से हम नहीं मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने तो क्लियर एक रेखा खींच दी थी कि हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। तो राजनीतिक दलों की कोई क्लियर रेखा नहीं होती है। हाँ। ये संभावनाओं पर है, कैसे परिस्थितियां, बिल्कुल स्थितियां कैसे बनती। लेकिन हाँ ये जरूर है, ये मैं कह सकता हूँ कि अगला जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव भी होगा, विधानसभा का चुनाव तो नहीं है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में यदि इंडी गठबंधन के साथ पीके साथ रहते हैं तो निश्चित तौर से आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां ठीक नहीं होंगी और ये भारतीय जनता पार्टी को पुनः रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, अनिल जी कुछ कह रहे हैं, अनिल जी बोलिए। मैं सुनील जी की बात से यहाँ थोड़ा सा इसलिए डिफर करूंगा कि इंडी गठबंधन में पीके नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि किसी भी सूरत में पीके किसी को अपोज कर नेता तो स्वीकार नहीं करेंगे, और किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी आरजेडी के जो तरफ से है नेता, वो बिहार में कम से कम इंडी गठबंधन का कोई और नेता खड़ा भी नहीं होने देंगे। बेशक आरजेडी एक भी सीट जीते, सारी सीटें हार जाए, लेकिन जब तक सारी सीटें हार ना जाए तब तक तो कम से कम वो तेजस्वी अपने सामने किसी और को, वो कांग्रेस के राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं होंगे, ठीक है, तो बहुत दूर की बात है। तो किसी भी सूरत में इंडी गठबंधन के साथ
पीछे नहीं जाएंगे। दूसरा एक और कारण है, पीछे भी नहीं चाहेंगे कि आरजेडी जैसी भ्रष्ट छवि की पार्टी के साथ जाएगी, क्योंकि उन्होंने आरजेडी का बुरा हाल देखा। आरजेडी के साथ जाने को पीके को फायदा ही क्या है? पीके के पास जो पूंजी है और उसकी ईमानदार छवि है, आरजेडी के साथ खड़े होते हैं, वैसे ही उनका पूरा, क्यों करेंगे? हाँ बिल्कुल राइट, मैं सहमत हूँ, क्योंकि उनका पूरा कैंपेन लालू यादव और उनके 2 बेटों को लेकर के पूरा था कि लालू यादव ने अपने बेटों को देखिए राजनीतिक करियर तो बना दिया, लेकिन बिहार की जनता का क्या, बिहार के युवाओं का क्या? कीर्तिमान जी, ये कोई राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई में पीके जीता है ऐसा नहीं है। हाँ। दूसरी बात जो उन्होंने कहा इंडी गठबंधन ने जिताया है, मैं ये भी नहीं मानता। अगर इंडी गठबंधन को जिताना होता तो अपना कैंडिडेट खड़ा करके उसको हरा के पीके को नहीं जिताते। वो कह देते हैं कि इस बार हम चाहते हैं पीके विधानसभा पहुंचे, इसलिए अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करेंगे। अपनी भद पिटा के अपनी बेइज्जती करा के कोई दूसरे को नहीं जिताएगा, और राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल भी नहीं जाएगा, उसकी ऑलरेडी वहां भद बहुत पीट चुकी है। तो मेरा ये कहना है, पीके जनता के विश्वास पे, जनता के काम पे, जनता में अपनी इमेज के दम पे जीते हैं, और वो आने वाले कम से कम अगले 5 साल तक लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव 2030 का और 2029 का लोकसभा चुनाव, किसी से अलाइन नहीं आरजेडी के साथ किसी भी रूप में नहीं जाने वाले हैं, किसी से अलाइन नहीं करने वाले हैं। सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं साथ? देखो, मैं तो ये कह रहा था अनिल जी को, ये सुना ना कि जो कौन अखिलेश बखलेश ये सब चीजें आई थी, फिर कांग्रेस को चालू पार्टी ऐसे बच के रहना, ये सब चलता है। जब एक चुनाव बहुत जीत जाएंगे ना, एक चुनाव पीके साहब लड़ लेंगे ना, फिर चंदा देने वाला कोई नहीं होगा उनको, तो फिर ये सब जो रणनीतियां होती है ना, वो सब धरी रह जाती हैं। फिर कहते हैं सत्ता तक हम लोग कैसे पहुंचे। तो अभी नया जोश है, नए लोग हैं उनको करने वाले, पीछे के बैक से सपोर्ट करने वाले। बिहार की राजनीति को पीके साहब को समझना पड़ेगा, और बिहार की राजनीति साफ सुथरी छवि वाले लोगों के लिए नहीं है। नहीं, बिहार में तो आपके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा अगर ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो आप लेके पहुंच जाएंगे। 2 बोल्ड स्टेटमेंट दे दिए सुनील जी ने, 2 बोल्ड स्टेटमेंट दे दिए सुनील जी ने, 2 बोल्ड स्टेटमेंट दे दिए। लेकिन बिहार की जनता के लिए कहा जाता है कि वहां पर बच्चा चाणक्य सब जानता है। अब देखिए, अंतिम में हम इस पड़ाव में आ रहे हैं, कार्यक्रम की हम समाप्ति की ओर हैं क्योंकि समय कमी है। मैं पंकज जी से एक लास्ट कमेंट लूं। पंकज जी, अब हमने मंझलपुर और बांकीपुर की तो बातचीत की, लेकिन अब गुजरात का ये संदेश क्या कहता है? गुजरात की जीत बीजेपी की क्या कह रहा है? जरा इस पर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद कार्यक्रम समाप्ति। जी देखिए, निश्चित रूप से गुजरात की जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं वो अभी इंटैक्ट हैं, उन पर बहुत सारी चीजों का असर अभी नहीं पड़ रहा है। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो हवा है उसी प्रकार चल रही है जैसे कि चल रही थी। यहाँ पर एक चीज बिहार के संदर्भ में जरूर ऐड करना चाहूंगा। जल्दी सर। जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, तो निश्चित रूप से उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई थी, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से उनकी विफलता मिली, तो उनको कहीं ना कहीं ये था कि हम भी अपना अस्तित्व दिखा दें एक बार। यानी कि राजनीति में जब उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा साथ आ सकती है, और यानी कि राजनीतिक रूप से कुल मिलाकर के, ठीक है पंकज जी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है पंकज जी, ओके समझ गया पंकज जी, हो गया, समझ गया सर। यानी कि राजनीतिक रूप से पीके ने अपनी पार्टी को स्थापित कर दिया बिहार में। माफी के साथ अनिल सर, आ नहीं पाऊंगा आपके पास सर, समय कमी है और कार्यक्रम की समाप्ति करूंगा मैं, अब डिबेट की समाप्ति करूंगा। हालांकि डिबेट तो आज थी नहीं, हमने 360 डिग्री एनालिसिस की कि 3 उपचुनाव को लेकर के क्या पॉलिटिकल पंडित और वरिष्ठ पत्रकारों की क्या सोच है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपका, अनिल कुमार गिल जी आपका, पंकज पांडे जी, तीनों मेहमानों को मैं बहुत शुक्रिया करूंगा। तो ये इनसाइड स्टोरी थी, आपने देखा किस तरह से बांकीपुर में तो कमाल हो गया है, सूरज पूर्व से लेकर के पश्चिम में इस सुबह से ही उगा हुआ है, और जाहिर सी बात है एक राजनीतिक संदेश भी गई है बीजेपी को और अन्य पार्टियों को भी। पीके के समर्थक एक बार फिर से उत्साह में है, जोश में है कि नए सिरे से हम बिहार में शुरुआत कर सकते हैं अपनी पार्टी की। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट।